नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। आज के इस पॉडकास्ट में हम मुखातिब हो रहे हैं देश के जाने माने एक ऐसे बाबा जो नशा मुक्ति के लिए देश भर में अभियान छेड़े हुए हैं और 20 साल के लंबे सफ़र में कई गाने, कई कविताएं और इसके बाद नशा मुक्ति के हजारों शिविरों का आयोजन कर चुके हैं देश भर में और नशा मुक्ति के शिविरों के लिए ही विख्यात हैं और उनके जो नशा मुक्ति के गाने हैं वो भी पूरे देश में सुने जाते हैं। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं ज्योति बाबा। ज्योति बाबा, आपका स्वागत लोकमत राजस्थान पर। ज्योति बाबा, आपसे सवाल शुरू करें ना, उससे पहले एक वो जो अंतरा है वो सुना दीजिए। लोग बड़ा उसको झूम के सुनते हैं और मुझे भी वो बहुत अच्छा लगता है और मैंने देखा है शिविरों में कि शिविर में आनंद हो जाता है उससे। तो एक बार पहले उस अंतरे से शुरुआत करते हैं। त्रिशूल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लोकमत परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। लोकमत देखने वाले सभी भैया बहनों को मैं अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्त अभियान का प्रमुख एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्डधारी योग गुरु ज्योति बाबा नमन करता हूँ। जैसा कि आपने कहा, तो नौजवानों जवानी की तुमको कसम, नौजवानों जवानी की तुमको कसम, छोड़ दो आज से तुम नशे का भरम, छोड़ दो आज से तुम नशे का भरम, तोड़ो उम्मीदें ना अपने परिवार की, तोड़ो उम्मीदें ना अपने परिवार की, राह क्यों भूल जाते हो सोचो जरा, बेवजह ही नशे की तुम इस आग में, जिंदगी को जलाते हो सोचो जरा, बेवजह ही नशे की तुम इस आग में। वाह वाह बाबा, आनंद आ गया। मतलब युवाओं में चेतना और युवाओं में सकारात्मक ऊर्जा भरता है आपका ये गीत और मैंने कई शिविरों में सुना है ऐसे और लोग प्रभावित होते हैं। खैर, मैं आता हूँ। अब बात है कि सबसे पहले मेरा सवाल, धर्म ध्वजा कल फहराई गई है और भारत मोदी जी के हाथ कहाँ पर रहे थे। आप सनातन वेश में हैं, सनातन के कारण ही ये संभव हुआ है, तो क्या कहना चाहते हैं? कल आप भी भाव विह्वल थे, मैंने देखा आपकी आंखों में आंसू थे और एकदम मैं भी देख के मतलब भाव विह्वल हो गया आपको। जब मैं कल भेंट कर रहा था आपसे तो आप एकदम भाव विह्वल हो उठे थे उस दृश्य को देख के। तो वो नज़ारा मैं भी देख रहा था और मैं भी एकदम पूरी तरीके से मेरी आंखें भीग गई दोनों। तो क्या लगता है कि कैसा लगा कल, कैसा महसूस हुआ आपको कि धर्म ध्वजा भारत की पूरी विश्व में फहरा रही है? अब श्री राम मंदिर में धर्म ध्वजा फहरा करके इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक संकल्प सनातन का न सिर्फ भारत को बल्कि संपूर्ण विश्व को दिया कि सनातन संस्कृति ही दुनिया के सभी मजहबों को जीवित रखने का काम करेगी, क्योंकि सनातन की जो पताका कल जो फहराई गई भगवा के रूप में और उसमें जो संदेश था वो केवल एक ही था कि भारत अब राम राज्य में प्रवेश कर गया है। और राम राज्य में प्रवेश का मतलब ये है एक नए युग का श्री गणेश हो गया है। जो 500 सालों तक हम जिस मंदिर के लिए लड़ते रहे, तमाम लोगों ने कुर्बानियाँ दी, तमाम लोग शहीद हो गए, लेकिन धर्म ध्वजा फहरते ही राम राज्य की जो परिकल्पना तमाम सारे हमारे पूर्वजों ने, पुरखों ने की थी, वो कहीं ना कहीं पूर्ण हुई। उसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को कोटि कोटि आभार, उनका धन्यवाद। और संपूर्ण विश्व को माननीय मोदी जी ने एक बहुत बढ़िया संदेश दिया कि हम वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाले हैं, हम पूरी दुनिया में सर्वधर्म समभाव के रक्षक हैं और दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जिसने कभी किसी मुल्क पर आक्रमण नहीं किया। हमने तो सभी धर्मों, सभी जातियों, सभी वर्गों, सभी मजहबों को अपने यहाँ स्थान दिया, रहने की जगह दी और उन्हें प्यार दिया। तो हिंदुस्तान
कि सनातन संस्कृति निरंतर प्रज्वलित होती रहेगी और इसके प्रज्वलित होते रहने से ही संपूर्ण दुनिया के मजहब जीवित रहेंगे और वो भी आगे प्रोग्रेस करेंगे। तो हिंदू धर्म ध्वजा के द्वारा आज राम राज्य में हम प्रवेश कर चुके हैं और संपूर्ण देश के लोग अब उतनी ही ऊर्जा और उत्साह और उमंग महसूस कर रहे हैं जो अयोध्या में कल उस भव्य समारोह में जितने लोग उपस्थित थे, ऐसी ही ऊर्जा 1 अरब 45 करोड़ लोग महसूस कर रहे हैं और पूरी दुनिया के सनातनी महसूस कर रहे हैं। आप नशा मुक्ति के शिविरों का पूरे देश में आयोजन करते हैं और उसे गा गा के सुनाते हैं। मैं एक बार ये भी कहूँगा कि जब आप मेरे सवाल का जवाब दें तो उससे पहले वो जो आपका अंतरा था वो जरूर गा दें। ये मतलब मैं वंस मोर है मेरा आपके लिए कि क्या लगता है, आप एक बड़ी चुनौती है पूरी दुनिया के सामने जी। पूरी दुनिया में मैं देखता हूँ कि तमाम देश ड्रग्स को नष्ट करते हैं और फिर वही कारोबार चिंता का विषय है भारत की युवा पीढ़ी के लिए। जिस तरह नशा लगातार बढ़ता जा रहा है और आम जनजीवन में नशे का शुमार हो गया है और रोक पाने वाली शक्तियाँ, अकेले आप हो या और भी कोई आपके साथ हैं या और कहीं अलग अलग पूरे भारत में प्रयास चल रहे हैं, लेकिन मैं जो देखता हूँ वो आपसे साझा कर रहा हूँ कि मुझे लगता नहीं है कि इतने बड़े स्तर पर अभी प्रयास चल रहे हैं। जिस तरह से आप बिल्कुल पूरे देश में झूम झूम के कहते गा रहे हैं और लोगों को जीवन का संदेश दे रहे हैं, क्या लगता है? पहले वो 2 पंक्तियां जो आपकी हैं वो सुनाइए और फिर जवाब आपका कि नशा मुक्ति अभियान कहाँ से आपके मन में पनपा और क्या चाहते हैं आप? दुश्मन है नशा है जहर नशा, इसमें घर लाखों जले, हिम्मत है अगर समझो तुम पर, ना जोर नशे का चले, ना जोर नशे का जले। सोचो तो एक नशे ने कितने परिवार बिखेरे, अब साथ न देंगे नशे का, तुम साथ में बोलो मेरे, अब साथ न देंगे नशे का, तुम साथ में बोलो मेरे। है जहर नशा आस्तीन में अब बनकर ना सांप पले, हिम्मत है अगर समझो तुम पर, ना जोर नशे का चले, ना जोर नशे का चले। बहुत खूब। क्या लगता है नशा कहाँ से आपको लगा कि नशा जड़ों में भारत की या हमारी नई पीढ़ी की समा रहा है, तो ये हमारे लिए बड़ा खतरा है और उस खतरे से आगाह करने के लिए आप निकल पड़े अपना घर छोड़ के। पूरे देश में 2 दशकों से आपकी यात्राएं चल रही हैं, 6000 से ज़्यादा कैंप लगा चुके हैं। मैं आपको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत अभिनंदन करता हूँ कि आप इस देश की युवा पीढ़ी को बचाने निकले हैं। ये बहुत बड़ा संकल्प है और ये किसी सजग नागरिक के लिए बहुत बड़ा कर्तव्य बोध है और आप उस कर्तव्य बोध से भरे हुए हैं। बहुत अच्छी बात है। त्रिशूल जी, आपने जितनी बड़ाई की है, मुझे लगता है कि मेरी जिम्मेदारियां और बढ़ जाएंगी। देखिए, नशे का जो विरोध है वो इसलिए भी करना ज़रूरी है कि दुनिया में आज अगर हम पूरे विश्व के युवाओं की कल्पना करें तो जापान में केवल 5% युवा हैं, अमेरिका में 13% युवा हैं। उसी प्रकार से तमाम देश जो वेस्टर्न हैं, आज बुजुर्ग लोग वहाँ पर ज़्यादा बढ़ रहे हैं, युवाओं की संख्या घट रही है। हमारे देश में 67% युवाओं हैं, 67% युवाओं का देश भारत। और हमने एक संकल्प लिया है 2020 में, 15 अगस्त 2020 में लाल किले की प्राचीर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक आह्वान किया था देश की जनता से कि नशा मुक्त भारत के लिए समाज से आवाज़ निकलनी चाहिए। और उन्होंने देश के समस्त जागरूक लोगों का आह्वान किया था कि वे देश को नशा मुक्त भारत बनाएं। क्यों बनाएं? क्योंकि एक संकल्प और भी दिया
2047 तक भारत को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा करना है। बस यहीं पर जो अभी के विकसित राष्ट्र हैं उनकी नज़रें टेढ़ी हुई और उन्होंने कहा कि अगर 67% युवाओं का देश अगर इसी प्रकार से प्रोडक्टिविटी बढ़ाता रहा तो निश्चित तौर से वो 2047 से पहले विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा हो जाएगा। क्यों नहीं खड़े हो पाए? क्योंकि जब 1947 में देश आज़ाद हुआ तो उस समय दुनिया के कम से कम 20 मुल्क आज़ाद हुए। उन 20 मुल्कों में कम से कम 12 मुल्क ऐसे हैं जो आज विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़े हैं। तो हम क्यों नहीं हो पाए? 2014 में देश को एक यशस्वी प्रधानमंत्री, देशभक्त और राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री मिला जिसने एक संकल्प लिया, एक विजन दिया, एक ऐसा उन्होंने आपको दिखाया आवरण कि जिसके माध्यम से, जिसमें संकल्प भी था, त्याग भी थी, तपस्या भी था, आत्मविश्वास से भरा हुआ एक मन था। एक संकल्प के साथ वो आगे बढ़े और देश की जनता के सम्मुख एक ऐसा लेआउट प्लान उन्होंने रखा कि अगर हम इसमें चलते हैं तो 2047 तक भारत को विश्व का आध्यात्मिक गुरु ही नहीं, विश्व की आर्थिक शक्ति ही नहीं, विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में हम भारत को खड़ा कर देंगे। अब जितने भी विकसित राष्ट्र हैं, चूंकि अब युद्ध नहीं होगा, अब पूरे विश्व में युद्ध नहीं होगा, अब छद्म युद्ध होगा। तो छद्म युद्ध के तहत भारत के नौजवानों को, भारत के युवाओं को, भारत के किशोरों को नशे की जाल में डालने का एक भरपूर प्रयास, एक षड्यंत्र उन्होंने किया और उसके लिए बहुत प्यारे प्यारे चीज़ें लेकर के आए। जैसे शराब पीना, भारत में 18 वर्ष के नीचे के लोगों पर प्रतिबंध है, या किसी भी प्रकार के टोबैको या उससे संबंधित उत्पादों का सेवन करने पर प्रतिबंध है। अब उन्होंने क्या किया जाए, हम अपनी बात को कैसे रखें? तो उन्होंने अपने ब्रांड से ही बियर की बोतलें, बियर बनाना शुरू कर दिया और वो बियर ये कह करके प्रचारित किया कि इसमें अल्कोहल नहीं है, ये नॉन अल्कोहलिक है, ये कर करके प्रचारित शुरू किया कहना, जिसके कारण क्या हुआ, बहुत सारे नौजवान, बहुत सारे युवा, इवन तमाम डॉक्टर्स को उन्होंने मैनेज किया और डॉक्टर से ये कहलवा दिया कि 2 पैक इन ए डे, 2 पैक इन ए डे, आपको किसी प्रकार की बीमारी नहीं होगी। जैसे एपिल ए डे कीप्स ए डॉक्टर अवे का जो एक कॉन्सेप्ट है, उसी कॉन्सेप्ट के तहत उन्होंने कहा कि 2 पैक आप आराम से ले सकते हैं, उससे आपको कोई बीमारी नहीं होगा। और तमाम रिसर्च इस प्रकार के पेपरों और तमाम सिस्टमों के माध्यम से जनता के बीच में गए तो लोगों के ये लगा कि बियर जो है वो नुकसान नहीं करती है। जैसे हमने जब बच्चों से कहा कि बेटा तुम पान मसाला खाते हो, बोले नहीं, पान मसाला खाने से कैंसर होता है। हमने कहा गुटखा खाते हो, बोले गुटखा खाने से कैंसर होता है। तो हमने कहा ये मीठी सुपारी खाते हो, बोले मीठी सुपारी से कैंसर नहीं, तो माउथ फ्रेशनर है, माउथ फ्रेश करते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं होता। हमने कहा कि जो तुम एनर्जी ड्रिंक्स पी रहे हो, ये एनर्जी ड्रिंक्स 5 साल का बच्चा, आज बड़ा आश्चर्य का विषय है, 5 साल का बच्चा एनर्जी ड्रिंक्स ले रहा है। अपने यहाँ बर्थडे होती है, वो अपने कमरे में जाता है, अपने पेरेंट्स से कह देता है देखो डिस्टर्ब मत करना, हम अपने दोस्तों के साथ हम अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और उसमें एनर्जी ड्रिंक, और एनर्जी ड्रिंक, बोले एनर्जी ड्रिंक, देखिए नाम भी उन्होंने कैसे रखे, जिसमें एनर्जी का 0% है वो उसका नाम एनर्जी ड्रिंक रखा। तो कहीं ना कहीं हमारे युवाओं को बचपन से ही हल्के हल्के नशे दे करके उनको तैयार किया गया। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि मेडिकल साइंस ये कहती है कि अगर शुरुआती स्तर में हमने थोड़े थोड़े नशे दिए तो बॉडी उस नशे को अडॉप्ट कर लेती है और जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाएंगे हमको बड़े नशों की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे कोई ड्रग्स लेना शुरू करता है तो ड्रग्स का जो अंतिम पड़ाव होता है वो सिरिंज होता है, क्योंकि शुरुआत में ड्रग्स ऐसे ही वो जवान पे लेता है, फिर वो जब नहीं ले पाता है तो उसको लिक्विड फॉर्म में जला करके, आपने देखा होगा तीली के नीचे जला के लेता है, और फिर लास्ट स्टेज जो है वो उसकी होती है सिरिंज के माध्यम से। तो जो विकसित राष्ट्र हैं वो हमारे देश की नौजवान पीढ़ी को इस तरीके से ख़त्म कर रहे हैं और उसमें कहीं ना कहीं जो मतलब जो मेडिकल की जो एंटीबायोटिक की जो लॉबी है वो चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीमार हों ताकि हम यहाँ पर एक बड़ी तादाद में अपनी दवाओं को खपा सकें, लोग बीमार रहें। और जब बीमार होगा, किसी भी देश को यदि गुलाम बनाना है
तो उस देश के नौजवान शक्ति को ख़त्म कर दो। ये हम नहीं कहते, ये हमारे शास्त्रों में लिखा है। और आज इस देश की युवा शक्ति को ख़त्म किया जा रहा है। विचार करो, जब भारत सरकार की रिपोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की रिपोर्ट ये कह रही है कि मोर देन 87% ऑफ यूथ ऑफ इंडिया बिलो 18 वो किसी न किसी प्रकार के नशे में है, तो प्रश्न ये खड़ा हो रहा है कि 2047 में जब ये नौजवान नहीं होगा, युवा होगा नहीं, ये होगा गिरा, मतलब बूढ़े की अवस्था में चलना शुरू करेगा, क्योंकि 50 साल के 40 साल के आसपास होगा, तब तक उसके बच्चे होंगे और वो अपने शरीर का बोझ नहीं उठा पाएगा, अपने इकोनॉमिकल अपने को मजबूत नहीं कर पाएगा, तो घर परिवार कैसे चलेगा? इसका मतलब क्या होगा? व्यभिचार बढ़ेगा। शहर में, शहरों में जो तमाम प्रकार के अवैध काम हैं वो बढ़ेंगे, और कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं वो आपराधिक कार्यों में लिप्त होंगे, क्योंकि एनसीआरबी की एक रिपोर्ट ये कहती है कि जो बच्चे 18 वर्ष के नीचे के गिरफ्तार हो रहे हैं, जो पकड़े जा रहे हैं, जो बड़े बड़े अपराधों, मतलब 18 वर्ष के नीचे के बच्चे बड़ी तादाद में, मोर देन 80%, वो मर्डर कर रहे हैं, वो अपहरण कर रहे हैं, वो बलात्कार कर रहे हैं। अब विचार करो, 18 वर्ष के नीचे के बच्चे जब इतने एक्सपर्ट हो सकते हैं, तो 18 वर्ष के ऊपर के बच्चों में कितने प्रकार की टेक्निक्स जो समाज को गिराने के लिए होगी वो आ चुकी होगी। इसलिए आज हम सब लोगों को, मैं, ज्योति बाबा, जितने भी बंदे देख रहे हैं, उनसे केवल एक ही निवेदन है कि देश की सबसे बड़ी बुराई यदि आज कोई है तो वो है नशा, क्योंकि नशा नाश की जड़ है। और यदि नशे के विरुद्ध एक युद्ध यदि नहीं शुरू किया, तो निश्चित तौर से मान के चलना कि 2047 तक भारत विश्व का आध्यात्मिक गुरु तो नहीं होगा, लेकिन विश्व में सबसे ज़्यादा यदि नशाखोर पाए जाएंगे तो वो भारत में पाए जाएंगे। क्या लगता है कि ये कैसे बड़ा बदलाव हो सकता है? युवाओं को क्या करना है इसमें? सही, आपने बहुत सही प्रश्न किया। मेरा जो अनुभव रहा है, मेरा अनुभव ये रहा है कि जो स्कूल हैं, जिनको हम स्कूल कहते हैं, पहले तो हम लोग गुरुकुल कहते थे, अब हम लोग स्कूल कहते हैं, क्योंकि हम मैकॉले की शिक्षा पद्धति के अनुरूप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मैकॉले की शिक्षा पद्धति के स्कूल ये कहते हैं कि तुम अपना बर्थडे मनाओ। हम लोग बर्थडे नहीं मनाते थे कभी। हम लोग क्या, तो माताएं जब अपने बच्चे का जन्मदिन मनाती थी तो घर में जो है तमाम प्रकार के भारतीय व्यंजन बनते थे। मित्रों, एक बात और आपको बता दूं, किसी भी देश को यदि गुलाम करना है तो 3 चीज़ें छीन लीजिए। पहला, उस देश के खान पान को छीन लीजिए। दूसरा, उस देश की वेशभूषा को छीन लीजिए। और तीसरा, उस देश की शिक्षा को छीन लीजिए। वो देश अपने आप गुलाम हो जाएगा। क्यों? हम कहते हैं चाइना है, ये चाइनीज़ हैं। अरे भाई, चाइनीज़ हैं, चाइना का जो खाना खाए, चाइनीज़ एक से दिखाई पड़े और उनकी वेशभूषा एक से दिखाई पड़ती है, तो हम अपने आप देख कर कह देते हैं, जब हमारे देश में वो घूमने आते हैं या हमको दिखाई पड़ जाते हैं, तो हम लोग कहते हैं ये चाइनीज़ हैं, ये अमेरिकन्स हैं, ये इंग्लिश पीपुल हैं, ये नाइजीरियंस हैं, ये वेस्ट इंडियंस हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उनकी कहीं ना कहीं वेशभूषा, खान पान और चीज़ें देख करके हम बता देते हैं। अब भारत का आदमी कहीं जाए तो वो विदेश में भी जाकर कहता है चाउमीन लाओ, तो वो आदमी जो देखने वाला है वो कैसे मानेगा कि ये इंडियंस हैं? क्यों? इंडियन खान पान, भारतीय जो भोजन है, भारतीय जो संस्कार हैं, भारतीय संस्कृति के अनुरूप जो चीज़ें हैं, वो तो थाली से गायब हो चुकी हैं। इसलिए स्कूलों की ये महती जिम्मेदारी है कि कक्षा 5 तक कम से कम गीता के 100-200 श्लोक उनको याद कराए जाएं, और उन श्लोकों का अर्थ उनको अपने जीवन में धारण करने की शक्ति प्रदान की जाए। क्योंकि हमको, आप उनको वेद बहुत मत बताइए, लेकिन गीता के 100-200 श्लोक याद करा के और उनका अर्थ उनके जीवन में धारण यदि करा दें, तो मैं निश्चित तौर से मान के चलता हूं कि कक्षा 6 में जब वो प्रवेश करेगा तो इस देश का वीर नागरिक बनेगा। और वो नागरिक बनेगा जो छत्रपति शिवाजी में जो उनकी माताजी ने जो संस्कार दिए थे, महाराणा प्रताप की माताजी ने जो संस्कार दिए थे, उन संस्कारों से वो पल्लवित और पोषित होकर के देश, समाज, दुनिया और सनातन के काम आएगा। 2 से 3 दशकों से आप लगातार देश भर की यात्राएं कर रहे हैं, और यात्राओं में आपने नशा मुक्ति शिविरों का आयोजन किया और लोगों से बहुत संवेदनशील अपील की, और लोगों को अपने गीतों के माध्यम से
और अपनी कविताओं के माध्यम से, अपने साहित्य के माध्यम से आप समझाते रहे हैं। और बड़ा वर्ग है जो आपके साथ खड़ा है आज देश में, जो नशा मुक्त भारत चाहता है और जो नशा मुक्त हुए भी हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं युवाओं को कि आपका जीवन उद्देश्य जो मैं युवाओं को केवल एक ही संदेश देने जाता हूं, मित्रों याद रखना, सुभाष चंद्र बोस पैदल भारत के रास्ते काबुल पहुंचे थे, पैदल, क्योंकि अंग्रेजों का इतना सख्त पहरा था कि वो अपने काम के लिए हिटलर से मिलने जाना था उनको। सरकार ने हर तरफ से प्रतिबंध लगा दिया था, गिरफ्तार करने के आदेश निकल चुके थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने संकल्प लिया था कि मैं इस देश की सरजमी को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराऊंगा। विचार करिए, एक आदमी जो आईसीएस में जिसका सिलेक्शन हो चुका हो, जिसके पास सारे सुख साधन और चीज़ें मौजूद हों, उसके बावजूद भी उसका परित्याग कर करके देश की सुरक्षा के लिए, देश की आज़ादी के लिए और हमको आज़ादी में सांस लेने के लिए मौका, परिस्थिति और वातावरण देने के लिए अपना पूरा जीवन निछावर कर दिया। देश में 7 लाख से ज़्यादा वैलिड शहादत, शहीद रिकॉर्ड में है। 1857 से लेकर के 1947 तक 7 लाख लोगों ने शहादत दी। तमाम लोग तो ऐसे रहे जो पेड़ों पे लटका दिए गए, जिनका कोई लिखा पढ़ी नहीं हुई, जिनके बारे में लोग जानते नहीं हैं, वो लटका दिए गए, लेकिन वो वंदे मातरम का नाम ले करके और वो हंसते हंसते फांसी पर झूल गए। किसके लिए झूल गए? तुम्हारे लिए। तुम खुली हवा में सांस ले सको, तुम आज़ादी में सांस ले सको, तुम गर्व से कह सको कि हम भारतीय हैं, तुम गुलाम नहीं बनो। 900 सालों की लड़ाई, त्याग, तपस्या, न जाने कितने कितने लोगों ने शहादत दी, हमारी बहन बेटियों ने शहादत दी। अरे इसी राजस्थान में सबको याद है कि कितना बड़ा जो एक मतलब कांड हुआ, इसी राजस्थान में कितने लोगों ने एक साथ शहादत दी। उसके ऊपर तमाम पिक्चरें बनी, हम लोगों ने पिक्चर देखी, ताली बजाई और कहा कि बहुत अच्छा। तुमसे कोई नहीं कह रहा आज कि तुम शहादत दो, तुमसे कोई ये नहीं कह रहा कि तुम बहुत बड़े क्रांतिकारी बन जाओ। तुमसे केवल एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं कि इस देश की संस्कृति, इस देश की सभ्यता और सनातन संस्कृति का जो ध्वजा है और तिरंगे की आन बान शान के लिए अपनी एक बुराई, नशे को नहीं छोड़ सकते। यदि तुम आज वास्तव में उन तमाम क्रांतिकारियों की शहादत को श्रद्धांजलि देना चाहते हो तो नशे को ना बोलो, जीवन को हां बोलो। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे थे मेरे साथ पॉडकास्ट, ज्योति बाबा हमारे साथ थे और अगले पॉडकास्ट में हम मिलेंगे फिर किसी शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।